हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी प्रथम सोपान गद्य भाग पाठ 10 रिहर्सल। ओम प्रकाश आदित्य। इस पाठ का लेखक का नाम ओम प्रकाश आदित्य। बच्चों, मेरा नाम अप्पा मणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। रिहर्सल का मतलब क्या होता है? हमारा कक्षा में रिहर्सल करते हैं, है ना, जो टेस्ट या परीक्षा लिखने के पहले रिहर्सल भी होता है, या शाला वार्षिकोत्सव करने के लिए जो प्रोग्राम का रिहर्सल होता है, जैसे रिहर्सल हम पता है। आज हम ओम प्रकाश आदित्य जी ने अपना कहानी रिहर्सल से क्या कहता है इस पाठ में देख सकेंगे। पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम लेखक ओम प्रकाश आदित्य जी का परिचय, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य का जन्म। हिंदी साहित्य जगत का प्रसिद्ध हास्य व्यंजन रचनाकार, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆದಿತ್ಯ ಇವರ ಜನ್ಮ 5 ನವೆಂಬರ್ 5ನೆಯ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 1933ರಲ್ಲಿ 36ರಲ್ಲಿ he was born on 5th November 1936। ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 5 नवंबर सन 1936 को ರಣಸಿಕಾ गुड़गांव हरियाणादಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರಣಸಿಕಾ गुड़गांव में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA हिंदी की उपाधि प्राप्त की और गंभीर कविताओं से प्रारंभ करके हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अवतरित होने वाले आदित्य जी ने आज का कवि के रूप में हिंदी मंच को और निबंधकार के रूप में पाठक वर्ग को पूरी तरह जकड़ लिया है। हास्य एकांकी लेखन के क्षेत्र में भी आपने अपने जौहर दिखाए हैं और सन 1960 में लाल किले का कवि सम्मेलन आपके जीवन का प्रथम कवि सम्मेलन था। आपकी हास्य व्यंग्य रचनाएं हिंदी की विशिष्ट पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। आपकी प्रमुख कृतियां में 3rd डिवीजन, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, तोता एंड मैना, उल्लू का इंटरव्यू, मॉडर्न शादी, घट घट व्यापी, भ्रष्टाचार, गौरी बैठी छत पर आदि सम्मिलित हैं। आपकी मृत्यु, he was died on 8th June 8th June, he died 2009। 8 जून 2009 को भोपाल के नज़दीक
कार दुर्घटना में हुई. He was died in a भोपाल by an car accident. प्रस्तुत कहानी. इस पाठ में प्रस्तुत एकांकी श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी. इट्स ए कॉमिकल स्टोरी. काका हाथरसी डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल से संकलित की गई है. इस एकांकी में वैद्य परमानंद तथा प्रोफेसर पांडुरंग अनोखे ढंग से मरीजों का इलाज करते हैं. रमेश के बेहोशी के अभिनय ने एकांकी को न सिर्फ हास्य व्यंग्य से सराबोर किया है बल्कि वैद्य और प्रोफेसर की सच्चाई को भी भली भांति उजागर किया है. हास्य व्यंग्य के साथ साथ विद्यार्थियों को विषय से अवगत कराने के उद्देश्य से रिहर्सल एकांकी चयनित हैं. So we know that Hindi एकांकी. Shri Om Prakash Aditya is a successful Hindi playwright. This play rehearsal is a satire on the unscientific medical practices of two doctors. With his brilliant comic timings, the playwright has created an atmosphere of chivalry and light humor. The play gives us the message that we must be wary of thing rehearsal. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆದಿತ್ಯ ನಮ್ಮ हिंदी में एक सफल एकांकीकार भी है. उन्होंने रिहर्सल एकांकी में दो वैद्यों के ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ अशास्त्रीय चिकित्सा शास्त्रीयವಾಗಿ अशास्त्रीय चिकित्सा विधान का मजाक उड़ाया है. जो लेखक ने अपने हास्य चातुर्य से वातावरण को आह्लादकारी बनाया है. लेखक का संकेत है कि ऐसे अयोग्य वैद्य से दूर रहना चाहिए. ಅಯೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ವೈದ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಗಳು. ನಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಮೊದಲು ನಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾಡಿ. ರಕ್ತವಾಹಿನಿ ಅಲ್ವಾ. ರಕ್ತವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಶಿರಾಯೆ. ರಕ್ತವಾಹಿನಿ, ಶಿರಾಯೆ, ನಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ. परहेज ಅಂದರೆ हानिकारक एवं अहितकार वस्तुओं का सेवन ना करना. ಬೇಡದಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಪरहेಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಹಡ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷಮ್, ಘಣ, ಊಬಡ್, ಕಾಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಷಮ್. पैताने वह दिशा जिधर पैर फैलाकर सोया जाए. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದನೆ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಪಲಾಂಗ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಕ್ಕು. वह दिशा जिधर पैर फैलाकर सोया जाए. अंक में भरना, गले लगाना, लिपटाना. गले लगाना, अंक में भरना ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಏಕ ಬೀಮಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಕಾಯಿಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಒಬ್ಬ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಂಗಸು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಪರಮಾನಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಿಸಾನ್, ವ್ಯವಸಾಯಿ, ರೈತ. 4 ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಟೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಆದಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳೇ. यह एक नाटक है जिसमें देखेंगे वैद्य परमानंद का कमरा. वैद्य जी एक कुर्सी पर बैठे हैं, आगे पुरानी सी एक मेज है, मेज पर कलम, दवात और कागज बेतरतीब बिखरे पड़े हैं. एक लंबी शीशी रखी है जिसके लेबिल पर मोटे अक्षरों में अमर भास्कर चूर्ण लिखा है. दाईं ओर एक बेंच है. परमानंद एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त है. आयु लगभग 50 वर्ष. आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, झुर्रीदार मूंछे हैं. एक अधेड़ उम्र की मॉडर्न दंग से सजी स्त्री आती है और आकर बेंच पर बैठ जाती है. ನೋಡಿ, ವೈದ್ಯ ಪರಮಾನಂದ ಅವರ ರೂಮು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಿ ಏಕ್ ಮೇಜ್, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಶೀಶೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಟ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಅಮರ ಭಾಸ್ಕರ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾ ಲಿಖಾ ಹೈ? ಅಮರ ಭಾಸ್ಕರ ಚೂರ್ಣ. ದಾಯಿ ಓರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಓರ್ ಏಕ್ ಬೆಂಚ್ ಹೈ, ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ್ ಏಕ್ ಪುರಾಣಿ ಮೋಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಪढ़ने में व्यस्त है, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯು ಲಗ್ಭಗ್ 50, ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 50. ಆಂಕೋಂ ಪರ್ ಚಶ್ಮಾ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಬಿ ದಾಡಿ, ಉದ್ದನೆಯ ದಾಡಿ ಇದೆ. ಜುರಿದಾರ್ ಮುಂಚೆ, ಮೀಸೆ. ಏಕ ಅಧೇಡ್ ಉಮ್ರ್ ಕಿ ಮಾಡರ್ನ್ ದಂಗ್ ಸೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕಿನ ಹೆಂಗಸು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಆಕಾರ ಬೆಂಚ್ ಪರ್ ಬಂದು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋತಾರೆ. ಇದು ಸೀನರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ವೈದ್ಯ ಪರಮಾನಂದ್ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಂ ಬಿಮಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕಿನ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಹೆಂಗಸು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ प्लेस विल बी स्टार्ट. हमको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों. स्त्री, अभी स्त्री आ गया, बेंच पर बैठ गया. क्या बोल रहे हैं देखिए. मैं बीमार हूँ वैद्य जी, मैं बीमार हूँ वैद्य जी. परमानंद, बीमार हो तभी तो यह चली आई, नहीं तो क्यों आती. बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए. स्त्री, मेरा दिल धड़कता है. पहले दिल के दाईं ओर हाथ रखती हैं, फिर संभल कर बाएं ओर रखते हुए
परमानंद, इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं हैं, हार्ट फेल हो सकता है। स्त्री, सदा घबराहट महसूस करती हूं। परमानंद, यही तो मौत की निशानी है। स्त्री, और घबराकर, नींद बहुत कम आती है। परमानंद जी कहते हैं, किताब बंद कर मेज पर रखते हुए, आपका बचना मुश्किल है बहन जी, नब्ज दिखाइए। स्त्री, हाथ आगे बढ़ाते हुए, मेरी रक्षा कीजिए वैद्य जी, मैं भी अभी मरना नहीं चाहती। परमानंद, नब्ज पकड़ते हुए, मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने रोगियों को अक्सर मरते देखा है। आपको सपने भी आते हैं? स्त्री, जी कभी कभी। परमानंद, सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे? स्त्री, घबराकर सिर हिलाते हुए, भूत तो कभी नहीं। परमानंद, नब्ज छोड़कर, आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। स्त्री, आप मेरा कुछ इलाज कीजिए वैद्य जी। परमानंद, हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए। स्त्री, आश्चर्य से, भीतरी भाग पर? परमानंद, शीशी से स्त्री के हाथ पर चूर्ण उड़ेलते हुए, जी यह अमर भास्कर ले जाइए, इसे इस तरह से खाइए कि पेट में ना जाकर सीधा हृदय में जाए। स्त्री को कोई परहेज भी है वैद्य जी? परमानंद पुत्र डॉक्टर, परहेज ही तो असली इलाज है। आप 15 दिन तक खाना मत खाइए। स्त्री कहते हैं, 15 दिन तक? बाप रे बाप, 15 दिन तक कुछ खाना नहीं? परमानंद, हाँ 10 दिन तक पानी मत पीजिए। 10 days don't drink water also. स्त्री, वैद्य जी पानी? हरे हरे राम। इसके लिए परमानंद कहते हैं, मेरा मतलब ठंडा पानी मत पीजिए। अरे ठंडा पानी मत पीना, उबाल कर पीजिए। एक किसान द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। स्त्री, वैद्य जी फिर कब आऊं आपकी शरण में? परमानंद, कभी भी आइए। वैसे परमानंद के पास जो एक बार होकर जाता है, दोबारा लौटकर नहीं आता। स्त्री भयभीत मुद्रा में बनावटी हंसी हंसकर प्रस्थान करती हैं। So we have known that here the Paramanand and X3. So there was a Sri Om Prakash Aditya it is a successful, we know, right? Such a thing. With his brilliant comic, he has explained us the plays gives us the message that we must be aware of such untrained or unskilled doctors. Here Paramanand is an Ayurvedic doctor. He considers Amar Bhaskar Churna to be the miraculous remedy for every diseases, whatever be the diseases and whoever be the patients.
Paramanand would have always recommend the same medicine to everyone. Such like that, the once of medicines is given, it is all, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮೆಡಿಸನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಅದೇ ಮೆಡಿಸನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮಾನಂದ್ ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ತನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹೃದಯ ತುಂಬ ಕಂಪನವಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರಲು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಮರ ಭಾಸ್ಕರ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಯಾರು? ಪರಮಾನಂದ್. ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ರೈತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. सो यहाँ परमानंद एक आयुर्वेद वैद्य हैं. वे हर रोग की रामबाण औषधि अमर भास्कर चूर्ण मानते हैं, है ना बच्चों. आगे देखिए, यह किसान, यह है वैद्य परमानंद. ಕಿಸಾನ್, ಈಗ ರೈತ ಬಂದ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್? किसान द्वार से हाथ जोड़कर परमानंद की ओर आते हुए राम राम वैद्य जी. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ध्यान पूर्वक किसान को देखते हुए राम राम राम, आओ भाई, तुम तो बीमार दिखाई देते हो. किसान बेंच पर बैठते हुए, वैद्य जी मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है. 10 दिन से ना चारा खाती है ना दूध देती है. परमानंद, तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए एक ही बात है. लाओ नब्ज दिखाओ. व्हाट ही इज टेलिंग? सी फॉर दैट किसान जी, नब्ज मैं दिखाऊं? परमानंद, और कौन दिखाएगा? गाय तुम्हारी बीमार है या किसी और की? नब्ज देखते हुए, गाय की हालत तो बहुत चिंताजनक है भाई, उसे शीघ्र चारा खिलाओ, नहीं तो मेरा बिना नहीं मानेगी. So he gave these things. यहाँ पर आप देखिए, किसान, परमानंद और आगे हैं अध्यापक भी आता है. जो यहाँ पर आए हुए एक किसान अपने गाय लेकर वैद्य परमानंद के पास आया. तुरंत वैद्य ने अमर भास्कर चूर्ण उसके हाथ में रख दिया. कैसे रख दिया? यहाँ पर देखिए, किसान वैद्य जी, यही तो रोग है उसे, वो चारा नहीं खाती, घास फूस नहीं खाती. परमानंद, अच्छा सोचकर उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ. उसी का दूध निकाल कर पिलाओ. जो किसान कहते हैं, वह दूध देती ही नहीं वैद्य जी. The cow is not giving milk only, how could we can? परमानंद, तुम पिलाओगे तो अवश्य देने लगेगी. शीशी उठाकर
या अमर भास्कर चूर्ण ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लेना. ಈ ಅಮರ ಭಾಸ್ಕರ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡೋಗು, ಬಿಸಿ ನೀರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸು. ಕಿಸಾನ್ ಜಿ ಮೈ ಖಾವು ಯಾ ಗಾಯ್ ಕೋ ಖಿಲಾವು. ರೈತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಸು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ. परमानंद चूर्ण किसान के हाथ पर डालते हुए तुम भी खा लेना, गाय को भी खिला देना, दोनों को लाभ पहुंचेगा. ನೀನು ತಿನ್ನು, ಹಸುಗೂ ಕೊಡು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. तेजी से हफ्ते हुए एक अध्यापक का प्रवेश, उम्र 45. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬರ್ತಾರೆ, 45 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ. ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಜವಾಹರ್ ಕಟ್, पाँव में साधारण चप्पल, कई दिन से शेव नहीं हुई दाढ़ी मूंछ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ओके. अध्यापक वैद्य जी शीघ्र चलिए, मेरा लड़का बेहोश हो गया है. किसान राम राम करके प्रस्थान करता है. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಪರಮಾನಂದರವರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಚೂರ್ಣ ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸುವಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದುರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಮೇರಾ ಲಡ್ಕಾ ಕೋ ಬೇಹೋಶ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈದ್ಯ ಇದು ರೈತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ರೋಗಿಯು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ परमानंद परमानंद क्या कहते हैं? आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में? परमानंद इज आस्किंग, आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में? ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು? ಅಧ್ಯಾಪಕ್ जी काफ़ी बड़ा है. जी काफ़ी बड़ा है. और परमानंद आपसे तो छोटा ही होगा, निमगिंत चिक्कौन ताने. अध्यापक जी मेरा तो लड़का ही है. परमानंद नहीं, कई बेटे अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं. आप क्या काम करते हैं? अध्यापक जी काम तो कुछ नहीं करता, अध्यापक हूँ. परमानंद मैं भी तो पहले अध्यापक था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज़्यादा समझदार होते थे. So in the previous thing, the farmer got Bhaskara Churna, Amar Bhaskara Churna in the farmer's hand. The farmer was taken aback and he told Paramanand that he was not the one who was ill, but it was rather his cow that was ill. Paramanand replied immediately that it did not matter whether the illness plagued the farmer or his cow. He told the farmer to give the medicine to the cow and that the cow would get well. The farmer was left speechless. Professor Pandurang is a strange kind of doctor. Whenever a patient visits him, he asks ridiculous questions and harasses his patients.
The prescribes medicines without listening to the complaints of the patient. Once a woman patient visited Professor Pandurang with a complaint about the heartbeats. That is first, right? Happened. So Professor Pandurang told the woman that the heart would always beat. It was the heart's basic characteristic. According to him, during a storm or when confronted by a lion or a tiger, the heart should stand its ground with courage. He told her that the heart cannot do anything as such, and he advised her that all women must try to be courageous. The woman left beating her own forehead or visiting such a doctor. So after that, this farmer had came. After farmer comes, so what happened? There is a boy, the doctor, after disappear of this kisan, that is farmer, teacher came, adhyapak, master came. There he asked, my son is not feeling well, come. क्या हो गया? शीघ्र बेहोश हो गया, प्रज्ञे तप्पिದ್ದಾನೆ, अनकॉन्शियस, कम एंड सी. सो इट फॉर दैट ही लास्ट दिस मच ऑफ क्वेश्चन. आपका लड़का, योर सन इज हाउ ओल्ड, वेदर इज ओल्डर देन यू और लाइक दैट ही वॉज आस्किंग क्वेश्चन. एंड ही पुट द क्वेश्चन, व्हाट वर्क यू आर डूइंग, ऑल दिस थिंग. बट परमानंद, मैं भी तो पहले, ही सेड फॉर दैट आई ऑल्सो वंस अ टीचर. आफ्टर ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್, ಮೇರೆ ಪಢಾಯಿ ಹುए ಬಚ್ಚೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿರೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜಾನುವಾರೋನ್ ಸೆ ಪಿ ಜ್ಯಾದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಸ್, वैद्य जी जल्दी चलिए, यह बातों का समय नहीं है, मेरा लड़का. ವೈದ್ಯರೇ ಬೇಗ ಕೂಡಲೇ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಪರಮಾನಂದ್ उठते हुए, चलिए चलिए, यह अमर भास्कर चूर्ण की शीशी उठा लीजिए. ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಮರ ಭಾಸ್ಕರ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಶೀಶಿ ಉಠಾತಾ ಹೈ, दोनों का शीघ्रता से प्रस्थान. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. दोनों चले जाएंगे. दूसरा दृश्य. नौ द सेकेंड सीन. सेकेंड सीನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. प्रोफेसर पांडुरंग का कमरा. पांडुरंग कुर्सी पर बैठे हैं. मेज के एक कोने पर 3 पुस्तक ऊपर नीचे रखी हैं. वे दीवार पर नजर गड़ाए कुछ सोचने में व्यस्त हैं. उम्र 42 वर्ष है. दाढ़ी फ्रेंच कट, मूंछ साफ, आंखों पर मोटे फ्रेम का काला चश्मा, काला सूट और काली टाई पहने हैं. वही स्त्री आकर सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮನೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वे दीवार पर नज़र गड़ाए कुछ सोचने में व्यस्त हैं. ಏನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಉಮ್ರ 42 ವರ್ಷ है. ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ವಯಸ್ಸು 42. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು, ಮೊದಲನೇ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಲಲ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸು ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ 42 ವರ್ಷ ಆಯುವುಳ್ಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 42 ವಯಸ್ಸುಳ್ಳವರು, ದಾಡಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಸಾಫ್, ಆಂಕೋ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಾ ಕನ್ನಡಿ, ಕಾಲಾ ಚಸ್ಮಾ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಾ ಸೂಟು, ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ವಹಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಕಾರ ಸಾಮನೆ ಕಿ ಕುರ್ಸಿ ಪರ್ ಬೈಠ್ ಜಾತಿ, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೋತಾಳೆ. स्त्री, अभी स्त्री क्या कहती है, मैं बीमार हूं प्रोफेसर साहब. प्रोफेसर, आपको भ्रम हो गया है, आप बीमार नहीं हैं. स्त्री, मेरा हृदय धड़कता है. प्रोफेसर, हृदय तो मेरा भी धड़कता है, दुनिया में हर आदमी का धड़कता है, इसमें नई बात क्या है, हृदय का गुण ही धड़कना है. स्त्री घबराहट बहुत रहती है. प्रोफेसर, ये आपके दिल की कमजोरी है, बीमारी नहीं. स्त्री, यह कमजोरी कैसे दूर हो सकती है. प्रोफेसर, हिम्मत से अभी ठीक किए देता हूं, आप सीधी होकर बैठिए. स्त्री सरतक होकर बैठती है. प्रोफेसर, आंखें मूंद लीजिए. स्त्री आंखें मूंदती है. अब आप कहाँ हैं. स्त्री, आपकी दुकान में. प्रोफेसर, ना, आप भेड़ जंगल में हैं. भेड़ जंगल में, मेरी दुकान में नहीं. स्त्री, लेकिन यह तो आपकी दुकान है. प्रोफेसर, ना, महसूस कीजिए कि आप घने जंगल में हैं ना, आप जंगल में. स्त्री सक पकाकर जी जी हूं. प्रोफेसर, पहले धीमे फिर धीरे धीरे तेज स्वर में. भयानक जंगल, पेड़ों का अंधेरा, हाथियों का चिंगाड़, शेरों की दहाड़ और फिर सन्नाटा. स्त्री घबराहट कर जी जी प्रोफेसर साहब. प्रोफेसर, शेर आपको देखकर दहाड़ता हुआ छलांग लगाकर आपकी ओर बढ़ रहा है. उसकी आंखें जल रही हैं, नाखून कटार की तरह, दांत बिजली की तरह. स्त्री घबराहट और रूदने की स्वर में जी 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 कहते हैं. प्रोफेसर, घबराइए मत, आंखें मत खोलिए, आप शेर से लड़िए, मैं आपको जिताऊंगा. लड़िए लड़िए लड़िए, आप लड़ रही है ना. स्त्री घबराई आवाज में जी लड़ रही हूं. प्रोफेसर, हवा में गुस्सा चलते हुए आप इसे गुस्से से मार दीजिए. उसके मुंह में हाथ डालकर उसके दांत तोड़ दीजिए. जल्दी कीजिए, थोड़ी देर रुककर अभी मारा या नहीं. स्त्री फूली सांस से जी मार दिया. आंखें खोलकर घबराई नजर इस घबराई से इधर उधर देखती है. द्वार पर किसान अभी आया है. उसे देखकर उचक पड़ती है जैसे शेर दिखाई दे गया है. प्रोफेसर, इसी तरह आप तूफान आए समुद्र में कूदिए, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़िए, चंबल की घाटी में डाकुओं का सामना कीजिए. आपका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा.
स्त्री, पांडुरंग जी, मुझे डर है कि कहीं यहाँ बैठे बैठे मेरा दिल धड़कना बंद ना कर दें। मैं चलती हूँ, नमस्ते। झटके के साथ उठकर तेजी से जाती है। प्रोफेसर एक ही सांस में, रास्ते भर आंखें मूंद कर महसूस करती जाइए कि आप रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई के मैदान में तलवार चलती हुई बढ़ रही हैं। प्रोफेसर कहते हैं एक ही सांस में, रास्ते भर आंखें मूंद कर महसूस करती जाइए कि आप रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई के मैदान में तलवार चलती हुई बढ़ रही हैं। किसान प्रवेश करते हुए, राम राम प्रोफेसर जी। किसान कहते हैं, राम राम प्रोफेसर जी। प्रोफेसर, एक बात पहले ही ध्यान से सुन लो। किसान पास आकर, क्या प्रोफेसर जी? प्रोफेसर, तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है? किसान, मैं तो आपकी दुआ से आज तक कभी बीमार हुआ ही नहीं। पिछले 10 दिनों से मेरी गाय बीमार है। प्रोफेसर, गाय बीमार है तो तुम किस लिए आए हो? गाय का इलाज क्या तुम्हारी शक्ल देखकर करूं? किसान जी, वो ना चारा खाती है ना दूध देती है। ना चारा खाती है ना दूध देती है। प्रोफेसर, जिसके लिए क्या कहते हैं, गाय का चेहरा देख के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। कल उसका चेहरा लेकर आना, फिर फेस रीडिंग करके बीमारी बताएंगे। क्या प्रोफेसर कहे, देखिए बच्चों, गाय का चेहरा देखे बिना हम कुछ नहीं कह सकता है। फिर क्या कहते हैं, कल उसका चेहरा लेकर आना, फिर फेस रीडिंग करके बीमारी बताऊंगा, जैसे प्रोफेसर कहते हैं। जो जिसके लिए किसान क्या कहते हैं, देखिए प्रोफेसर जी, चेहरा कैसे लाया जा सकता है, गाय को ही ले आऊंगा। ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಅದರ ಮುಷಿಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ? ನಾನು ಹಸುವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. गुस्से से ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು प्रोफेसर सर. गाय को ले आओगे? यह दुकान है या गौशाला? गाय का एक फोटो खींचावा कर ले आना। जाओ, मेरा समय नष्ट मत करो. He's telling, you are bringing cow to this shop. अरे बुद्धू, you take one photo screen and send to me and don't make time waste. 17-18 वर्ष की एक लड़की का प्रवेश. There is one girl is getting entry. So there is a girl she is almost 17 to 18 year old. She is entering now. प्रोफेसर साहब, चलिए जल्दी चलिए, मेरा भाई बेहोश हो गया है. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೀರಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. प्रोफेसर, किस तरह? ಯಾವ ರೀತಿ? हाउ? लड़की, 1 घंटे से ना बोलता है, ना हिलता, ना डुलता है. और प्रोफेसर, यह कोई खास बीमारी नहीं है. लड़की, कुछ लोग कहते हैं सन्नीपात है. प्रोफेसर,
बिल्कुल नहीं। सन्निपात उनको है जो ऐसा कहते हैं। लड़की, एक डॉक्टर ने डिप्थीरिया बताया है। प्रोफेसर, ऐसे डॉक्टर को बुलाया ही क्यों आपने? लड़की, जल्दी चलिए प्रोफेसर जी, मेरा दिल कांप रहा है। प्रोफेसर, यह आपकी दिल की कमजोरी है, डिप्थीरिया नहीं। लड़की, डिप्थीरिया मुझको नहीं, मेरा भाई को है, आप जल्दी चलिए। प्रोफेसर, बेंच उठाकर उठते हुए, चलिए चलिए, घबराइए मत। लड़की, आपका बैग? प्रोफेसर, मेरा दिमाग में है। दोनों का प्रस्थान होता है। तीसरा दृश्य, अध्यापक का घर। 12 वर्षीय लड़का काट पर अचेत पड़ा है। सिरहाने की ओर वैद्य परमानंद बैठे हैं। सिरहान की ओर कौन? वैद्य परमानंद बैठे हैं। पैताने की ओर लड़के का पिता, लड़के की मां वैद्य जी के पास चिंतित मुद्रा में खड़ी हैं। यहां पर देखिए, चित्रण पे हैं और आगे में, मां वैद्य जी, मेरे लड़के को बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೆ, ವೈದ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾನಂದ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತ ರಹಿಯೇ, ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, जब तक मैं दवाई ना दूं यहां कोई नहीं मर सकता। मां, वैद्य जी, किसी तरह इसे होश में लाइए, यह मेरा इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र मीन्स ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. परमानंद ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, मैं भी अपने छोटे भाइयों के पैदा होने से पूर्व अपनी मां का इकलौता पुत्र था, लेकिन इतनी बुरी तरह कभी बेहोश नहीं हुआ। पिता, फादर स्लिंग, इसे क्या हो गया वैद्य जी? परमानंद, यह बेहोश हो गया है। मां, यह ठीक हो जाएगा ना वैद्य जी? ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಜಿ ವೈದ್ಯರೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ठीक तो हो जाएगा पर होश में नहीं आएगा. ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सिसकी लेते हुए, वैद्य जी. पिता, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, हम आपकी शरण में हैं. प्रोफेसर पांडुरंग तथा लड़की का प्रवेश होता है उसी समय. लड़के वैद्य जी भी बैठे हैं. प्रोफेसर साहब, पिताजी मुझसे पहले ही वैद्य जी को बुला लाए. प्रोफेसर आगे बढ़कर वैद्य परमानंद की ओर देखते हुए, कौन? वैद्य परमानंद, यमराज का सगा भाई. परमानंद, और तुम्हारा चाचा प्रोफेसर पांडुरंग, तुम वात पिता वक़्फ़ की तरफ एक साथ ही क्यों चले आ रहे हो? प्रोफेसर, इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान ना ले लो. पांडुरंग दूसरी ओर सिरहाने बैठते हैं. पिता, इसकी 1.5 घंटे से यही हालत है प्रोफेसर जी. प्रोफेसर, मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए. परमानंद, चेहरा देखकर इसकी तस्वीर बनाओगे? प्रोफेसर, चुप रहिए आप, मुझे सोचने दीजिए. परमानंद, चुप रहेगा? वह जो बेहोश है, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे इसका इलाज करना है. पिता, जल्दी कीजिए वैद्य जी. माँ, वैद्य जी, इसे ऐसी जड़ी सुधाइए कि यह अभी खड़ा होकर बातें करने लगे. परमानंद, घर में देशी घी है? परमानंद कहते हैं, घर में देशी घी है. माँ, गाय का है वैद्य जी. परमानंद, गाय का हो या बैल का, घी होना चाहिए. प्रोफेसर, घी का क्या कीजिएगा? परमानंद कहते हैं,
प्रोफेसर पांडुरंग की खोपड़ी पर मारूंगा जिससे इसका दिमाग ठीक काम करे। प्रोफेसर, देखिए आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप परमानंद जी की बातों में मत आइए। परमानंद, इनकी बातों में मत आइए जिससे ये ऊट पटांग बातें करके इसे डबल बेहोश कर दें। प्रोफेसर स्टेलिंग, नाउ कौन कहता है कि यह बेहोश है? परमानंद, सुनिए मां, डॉक्टर जी यह बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं? प्रोफेसर, इसे आप ये एकांत में लिटाइए। पिता, जा। प्रोफेसर, और इससे कहिए कि महसूस करे कि बेहोश नहीं है। परमानंद, और इस लड़के से यह भी कह दीजिए कि जब तक होश में ना आ जाए तब तक इस प्रोफेसर की बातों पर ध्यान ना दें। मां, वैद्य जी, डॉक्टर जी, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। परमानंद, यह लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, होश में आने पर इसे गर्म पानी के साथ खिला दीजिए। पिता, खींचकर पहले इस होश में लाने की दवा तो दीजिए। प्रोफेसर, इसे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाइए जिनमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। मां, यह बेहोश है, आपको कहानियों की सूझ रही है। प्रोफेसर, यह बेहोश नहीं है। परमानंद, तो क्या है? प्रोफेसर, इसे भ्रम हो गया है कि यह बेहोश है, असल में यह होश में ही है। मां, आप कैसे बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी? इन बातों से तो आप हमें भी बेहोश कर देंगे। प्रोफेसर, इसी को स्नायु रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु रोग। आप सब इससे कहिए कि यह होश में है। परमानंद, तुम्हारा सर होश में है, यह तो खूब बेहोश। प्रोफेसर, मैं कहता हूं यह होश में है। परमानंद कहते हैं इसकी नब्ज बता रही है यह बेहोश है। प्रोफेसर, इसका चेहरा कह रहा है कि यह होश में है। पिता, वैद्य जी आप लड़िए मत, मां मेरे बच्चा का ख्याल कीजिए। परमानंद, यह बेहोश है, इसका बचना मुश्किल है। प्रोफेसर, यह होश में है, इसका मरना मुश्किल है। परमानंद, मैं इसे अमर भास्कर चूर्ण दूंगा, यह बेहोश है। प्रोफेसर, बेहोश तुम हो या नहीं? परमानंद, होश में तुम हो या नहीं? प्रोफेसर, इसे स्नायु रोग है। परमानंद कहते हैं इसे सन्निपात है। मां, अभी मां, हाय राम, ये तो रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। लड़का फेंक कर उठता है, चादर फेंक कर उठता है, सब चौंक पड़ते हैं। लड़का, सन्निपात है वैद्य परमानंद को और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को। मैं पूरी तरह होश में हूं, ना मुझे भ्रम है और ना कुछ महसूस करने की जरूरत। पिता आश्चर्य से, रमेश? मां दौड़कर उससे अंक में बरती हुई, मेरा लाल तुझे क्या हो गया था मेरे लाडले? रमेश, कुछ नहीं मां, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है, मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोश का अभिनय करना है, उसी की रिहर्सल कर रहा था। और यहाँ माँ कहते हैं रमेश की पीठ पर दोनों हाथ मारकर, अरे आग लगे तेरी रिहर्सल को, तू 20-30 मिनट और ऐसे ही
रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती। चल तेरी लिए हलवा बनती हूँ, तू भगवान के घर से लौटकर आया है। लड़का अपनी माँ के साथ भीतर प्रवेश करता है। पीछे पीछे लड़के का पिता और बहन भी जाते हैं। वैद्य जी और प्रोफेसर खड़े होकर एक दूसरे का कंधा पकड़े हुए उनकी ओर आश्चर्य से देखते हैं। प्रोफेसर, मैंने कहा था ना कि यह लड़का होश में है। परमानंद उसी ओर देखते हुए, मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी की रिहर्सल की थी, पर इस तरह होश में नहीं आया था। शीशी हाथ से गिरती है। परमानंद लड़खड़ाकर गिरते हैं। पांडुरंग उन्हें बार बार कमर में हाथ डालकर उठाते हैं। प्रोफेसर उठाते हुए, आप गिर नहीं रहे हैं वैद्य जी, आप गिर नहीं रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि नहीं गिर रहे हैं। महसूस कीजिए कीजिए कीजिए। ಪಟಾಕ್ಷೇಪ್ हो गया। देखिए ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಿದು ಅಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ Ramesh, the boy parents began to get worried, but the doctor did not stop fighting. Just then the boy Ramesh got up. This surprised everyone and they were all stunned. Then Ramesh explained at the hand to enact a fainting scene in the annual school play which was to be held the following day. He explained that he wanted to rehearse that for unconscious sleep. So, and therefore the acted as he had fainted. Hearing this, Vaidya Paramanand fainted. Professor Pandurang tried to wake him up. So these things happened. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಮೋಸಗಾರಿಕೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಅಚೇತಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾನಂದರು ಚೂರ್ಣ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರು ಪುನಃ ಹುಡುಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಹುಡುಗ ದಿಢೀರನೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ರೋಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತೋಚಿದ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. इसीलिए यह समझना चाहिए कि जो रमेश कहते हैं वैद्य परमानंद, जो सब लोग दंग रह जाते हैं, तब लड़का रमेश कहता है कि अगले दिन स्कूल में वार्षिकोत्सव नाटक में बेहोशी का अभिनय करना था। रिहर्सल के तौर पर उसने बेहोश होने का नाटक किए। यह सुनकर वैद्य परमानंद जी सचमुच बेहोश होने लगते हैं और प्रोफेसर पांडुरंग उसे उठाने लगाते हैं, आगे चल रहे थे. ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस. सभी छात्र वृंदों को मेरा धन्यवाद.